आइए अब शुरू करते हैं एक और टॉपिक। इनफैक्ट लास्ट टॉपिक होगा ये जीआईटी में, लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स। तो पहले आपको इनका नाम मतलब पता होना चाहिए। देखिए, लैक्सेटिव्स परगेटिव्स ये असल में अंत में देखेंगे तो काम एक जैसा है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लैक्सेटिव्स ये क्या करते हैं, दे ईज द पैसेज ऑफ फॉर्म्ड स्टूल। तो वो स्टूल जो बन चुका है ऑलरेडी, तो उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, राइट। किसी भी तरह से उसको तोड़ करके या फिर उसमें पानी को इंटेस्टाइन में खींच करके, तो किसी प्रकार से उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे। परगेटिव्स में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो परगेटिव्स हैं दे evacuate the formed and both preformed stool from intestine। तो स्टूल बना है या नहीं बना है, अगर नहीं बना तो उसको भी वो बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैक्सेटिव्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में, कोलोन में आखिरी की तरफ ज़्यादा काम करते हैं, और ये ऊपर की तरफ ज़्यादा काम करते हैं परगेटिव्स। तो ये जो परगेटिव्स हैं ये ज़्यादा पोटेंट है, लैक्सेटिव्स के मुकाबले ये ज़्यादा पोटेंट है। और परगेटिव्स हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें पूरा बावल को खाली करना हो। फॉर एग्जांपल मेरे को ऑपरेशन करना है उसका इंटेस्टाइन में, एक्सरे करना है, सीटी स्कैन करना है एब्डोमेन का, तो परगेटिव्स यूज़ करूँगा मैं। और लैक्सेटिव्स कहाँ यूज़ करेंगे, जब हमें कॉन्स्टिपेशन से डील करना है। तो हालांकि अगर लैक्सेटिव्स को मैं हाई डोज में यूज़ करूँगा, अगर मैं लैक्सेटिव्स को हाई डोज में दूंगा तो वो किसका काम कर सकते हैं, परगेटिव्स का काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इन्हीं ड्रग्स के ऊपर, लैक्सेटिव्स, जो कि परगेटिव्स के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए, लैक्सेटिव्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं और हम एक एक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। और प्रीबायोटिक्स में होता क्या है, प्रीबायोटिक्स आर नथिंग बट दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रीबायोटिक्स आर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब देखो, हमारे आंतड़ियों में, हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया या फंगस होते हैं, पर वो हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए काम करते हैं, राइट। और अगर आप स्टूल में देखें, ह्यूमन स्टूल में, तो उस ह्यूमन स्टूल में बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो कंटेंट है वो बैक्टीरिया से बनता है, राइट। तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस क्लाउसी, सैकेरोमाइसिस, ये एक फंगस है। तो ये जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज स्टूल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको अभी क्या कहा, मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे स्टूल में होते हैं, और अगर ये ऑर्गेनिजम्स हम बाहर से देंगे तो स्टूल फॉर्मेशन बढ़ेगा, इंक्रीज स्टूल फॉर्मेशन, और उसकी वजह से देयर वुड बी एन इंक्रीज इन इंटेस्टिनल मोटिलिटी। सो दीज ड्रग्स they can be used for treatment of constipation। so constipation में आप यूज़ कर सकते हैं इनको, जिनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। एक और क्लास ऑफ ड्रग है जो इनसे मिलते जुलते हैं, और दोस्तों उन्हें हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। तो हालांकि यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको चेंज कर दो, ये प्रीबायोटिक्स नहीं है, ये है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मतलब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो हैं ये हैं प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स का मतलब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीबायोटिक्स ये हैं क्या, प्रीबायोटिक्स आर नथिंग बट दीज आर डाइटरी फाइबर्स। भाई वो फाइबर है जो हम खाते हैं, तो ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं, दीज आर मिथाइल सेलुलोज डाइटरी फाइबर्स, लाइक मिथाइल सेलुलोज, ब्रैन, साइलियम हस्क। आप में से हर किसी ने कभी ना कभी लिया होगा, इसबगोल जिसे आप कहते हैं, वो साइलियम हस्क है। तो ये क्या करेंगे, फाइबर खाने से होता क्या है, कहते हैं ना फाइबर खाने से सुबह अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। क्यों, बिकॉज फाइबर क्या करेगा, ये भी स्टूल के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। सो इन्हें हम कहते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स है, बिकॉज ये क्या करेंगे, स्टूल के बल्क को बढ़ाएंगे, और बल्क बढ़ेगा तो उसी प्रकार इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होगा। तो हालांकि इनका जो यूज़ है ये कॉन्स्टिपेशन में फर्स्ट लाइन। तो आपको जब भी कोई पेशेंट
कॉन्स्टिपेशन का आता है या होता है, आपके वार्ड में एडमिट होता है, तो सबसे पहले हम बाकी कोई ड्रग देने से पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जो पेशेंट है वो डाइटरी फाइबर लेकर के, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स हैं, राइट, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका सच, तो इनको सबसे पहले देते हैं। इनको असर नहीं आएगा तब हम दूसरे ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रीबायोटिक्स का मतलब है डाइटरी फाइबर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा बल्क फॉर्मिंग एजेंट है, तो मिथाइल सेल्यूलोज, ब्रैन या साइलियम हस्क आपके ऑप्शन में होगा, राइट। या फिर सवाल आ सकता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और आपसे पेशेंट ने दवाई मांगी, सबसे पहले कौन सी दवाई देंगे आप, तो सबसे पहले इनमें हम कौन सा दवाई देते हैं, प्रीबायोटिक्स देते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्लास की बात करते हैं। तो अगर ये जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं ये अगर कामयाब ना हुए तो हम दूसरे ड्रग यूज़ करेंगे, जैसे कि हम स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स है ये क्या करेंगे, दे विल डायरेक्टली स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो स्टिमुलेट लेग्जेटिव है ये क्या करते हैं, ये खुद जा करके इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और जो इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फीकल मैटर बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं, हालांकि एक क्लास मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5-HT4 एगोनिस्ट। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको, इसमें जो ड्रग्स हैं मोज़ाप्राइड और प्रूकेलोप्राइड, तो ये जो ड्रग्स हैं इनको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में 5-HT4 एगोनिस्ट को यूज़ किया जाता है। ये बस रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ दूसरे ड्रग्स हैं जो हमने देखने हैं। देखो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, एक ड्रग्स है आपका बीसाकोडिल और एक ड्रग है सेना। तो ये जो दो ड्रग्स है बीसाकोडिल और सेना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है। कैसे स्टिमुलेट करते हैं ये देखो, दीज ड्रग्स, ये दोनों ड्रग क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस अ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, दे विल प्रोड्यूस अ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन। तो आपके इंटेस्टिनल वॉल में लो ग्रेड मतलब छोटा सा इन्फ्लेमेशन बनाएंगे, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, दे विल इरिटेट द नर्व एंडिंग्स। तो आपके इंटेस्टाइन में जो नर्व एंडिंग्स हैं उसको इरिटेट करेंगे, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और ये सब होने में ना टाइम लगता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने अभी लिया 2 घंटे के बाद अब लोटा लेके भागेंगे, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। तो इफेक्ट जो आएगा वो इनको लेने के बाद जो इफेक्ट दिखता है वो 6 से 10 घंटे के बाद दिखता है, मतलब आफ्टर 6 to 10 आवर्स। सो यूजुअली इनको हम देते हैं, इसी वजह से दीज आर टेकन एट नाइट। तो रात को सोने से पहले देते हैं ताकि सुबह को काम बन जाए, मामला सेट हो जाए, राइट। अगर रिमेंबर, ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनको यूज़ करेंगे कैसे, देखो बीसाकोडिल इसको ओरल भी दिया जाता है और रेक्टल भी दिया जाता है, सेना को सिर्फ ओरल दिया जाता है, राइट। और इस रूट से यूज़ कहाँ करेंगे, इनको यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इनको कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, और वो है मैक्सिमम 10 डेज। 10 दिन से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होगा, इफ़ आई यूज़ इट फॉर लॉन्ग टर्म, then long term use causes a side effect and that is called as atonic colon. long term use causes a side effect atonic colon, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर जाएगा। अब सोचो, आपने एक रबड़ लिया और रबड़ को खींचते रहे, बाद में क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, वही होगा यहाँ पर भी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और साइड इफेक्ट आप याद रखिएगा सेना का, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। बाकी सेना का एक साइड इफेक्ट है, इट कैन कॉज पिंक और येलो ब्राउन यूरिन। तो सेना क्या कर सकता है, यूरिन को पिंक कलर या येलो ब्राउन कलर कर सकता है। तो यहाँ पे एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेल द पेशेंट। सो एज अ नर्स आपको पेशेंट को ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप इसको लेंगे तो यूरिन का कलर ये चेंज होगा, वरना पेशेंट डर सकता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे अंदर से, ये तेजाब कहाँ से निकल रहा है कि नहीं। तो ये जो है आपका एक क्लास है बीसाकोडिल और सेना, बीसाकोडिल और सेना। तो ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स, राइट। तीसरा क्लास देखते हैं, मतलब स्टिमुलेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट लेग्जेटिव है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जब भी आप देते हैं तो एक काम कैसे करता है, देखो कैस्टर ऑयल
आपके इंटेस्टाइन में होता क्या है इसके साथ, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इनटू रेसिनोलेक एसिड। और ये जो रेसिनोलेक एसिड है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो खाना पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये वाटरी डायरिया करेगा। मतलब जो स्टूल निकलेगा वो बहुत पानी जैसा होगा, पानी वाटरी का कंसिस्टेंसी होगा। उसका मतलब ये है कि कैस्टर ऑयल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम इसको करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ नॉट टेकन एट नाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन है जो आपने याद रखना है। अगर आपने रात में किसी को दे दिया तो फिर वो रात भर सोएगा नहीं, वो लोटा लेके ही भागेगा खेत में, राइट। तो रात में किसी को नहीं देना ये ड्रग, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्ट। और क्योंकि ये इस तरह से आपके इंटेस्टाइन को खाली कर सकता है, तो एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है फॉर बावल क्लीनिंग। तो आपके बावल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिफोर एनी प्रोसीजर। मतलब सपोज कि कोलॉन में आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रोसीजर करना है, सर्जिकल प्रोसीजर, या बिफोर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सो यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायग्नोस्टिक। सपोज आपको एक्सरे करना है एब्डोमेन का या सीटी स्कैन करना है, तो उसके लिए आपको बावल को खाली करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये दिक्कत है कैस्टर ऑयल के साथ कि अगर आप इसको रात को देंगे तो रात भर पेशेंट सो नहीं पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों ये हैं आपके स्टिमुलेंट लेग्सेटिव, राइट। तो हमने देखा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, स्टिमुलेंट लेग्सेटिव। अब चौथे क्लास की बात करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑस्मोटिक लेग्सेटिव। तो जो ऑस्मोटिक लेग्सेटिव हैं इनका एक कॉमन मैकेनिज्म है। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, जो पानी को खींच सके। सो कैसे काम करते हैं, जो ऑस्मोटिक लेग्सेटिव्स हैं दे ड्रॉ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन। तो जो ऑस्मोटिक लेग्सेटिव्स हैं करते क्या हैं, ये पानी को इंटेस्टाइन के अंदर खींचते हैं और उसकी वजह से स्टूल बाहर चला जाता है, राइट। सो ऑस्मोटिक लेग्सेटिव्स में एक जो इंपॉर्टेंट क्लास है, दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल शुगर्स। सो नॉन डाइजेस्टेबल शुगर्स मतलब ये वो शुगर हैं जिनको हम पचा नहीं पाते, हमारे पास एंजाइम नहीं है। सो दीज आर ड्रग्स लाइक लैक्टुलोज, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। तो देखो ये जो ड्रग्स हैं इनके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये महंगे हैं, कॉस्टली हैं, और इस वजह से देयर यूज़ एज सेकेंड लाइन। मतलब आप इनको कभी भी पहले यूज़ नहीं करेंगे, तो पहले हम दूसरे ड्रग्स यूज़ करेंगे, अगर कुछ भी काम नहीं करेगा तब हम इनको यूज़ करेंगे, राइट। और इन ड्रग्स को आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लाइन में, कहाँ यूज़ करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा तो एक यूज़ तो कॉन्स्टिपेशन होगा, तो जाहिर सी बात है लेग्सेटिव में तो कहाँ यूज़ होंगे, कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा ये जो ड्रग है लैक्टुलोज, ये यूज़ हो सकता है हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि कौन सा लेग्सेटिव हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में यूज़ होता है। तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में इसके यूज़ होने के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। लैक्टुलोज करता क्या है, एमोनिया को पोलर एमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो पोलर होता है तो एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी में से बाहर चला जाता है। सो एमोनिया की वजह से जो टॉक्सिसिटी होता है ब्रेन को वो कम हो जाता है, और तभी हम हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में यूज़ करते हैं। देखो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है फ्लैटुलेंस। मतलब ये गैस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम तो नहीं पचा सकते इनको, पर जो बैक्टीरिया है वो पचा सकते हैं। तो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में भर भर के खाएंगे इनको और बहुत सारा गैस बनाएंगे, राइट। तो ये साइड इफेक्ट जो है फ्लैटुलेंस, और उस गैस की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये देखने को मिलेगा इनके साथ। तो ये पहला लेग्सेटिव क्लास है आपका ऑस्मोटिक में। सेकेंड क्लास जो ऑस्मोटिक लेग्सेटिव्स में, इन्हें हम कहते हैं सेलाइन लेग्सेटिव्स। एंड सेलाइन लेग्सेटिव्स आर नथिंग बट दीज आर सॉल्ट्स ऑफ आइदर मैग्नीशियम और सोडियम। तो मैग्नीशियम या सोडियम के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम साइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ पे एक है दैट इज सोडियम फॉस्फेट। तो ये भी वैसे ही काम करते हैं। देखो ये क्या है, ऑस्मोटिक है, पानी को खींचेंगे और उस पानी को खींचने की वजह से काम आएंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, ये जितने भी मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाले सलाइन लेग्सेटिव्स हैं, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। बिकॉज होगा क्या,
रीनल फेलियर में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इनको नहीं देना कभी भी। यहाँ पे आपको ये ध्यान पे रखना है कि जो सोडियम है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इससे होगा क्या, आपकी बॉडी में इसकी वजह से वाटर का रिटेंशन हो सकता है। तो आपकी बॉडी में सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा, मतलब पानी बढ़ेगा। तो ये कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर कोई पेशेंट है जिसको हार्ट फेलियर है और ज़्यादा पानी हो जाएगा बॉडी में तो दिक्कत होगा। पेशेंट किसी को एडिमा है या कोई पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन है, तो हार्ट फेलियर, एडिमा, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में सोडियम फॉस्फेट को कभी नहीं देते। देखो, इनका यूज़ जानने से पहले समझ लो कि दीज आर वेरी पावरफुल लेग्जेटिव। तो ये पावरफुल लेग्जेटिव हैं, इस वजह से इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनको ज़्यादातर बावल क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए रेयरली यूज़ करते हैं, बावल क्लीनिंग के लिए। तो मैंने पहले बताया था बावल को क्लीन कहाँ करते हैं भाई, अगर आपका पेशेंट किसी प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, सर्जिकल या डायग्नोस्टिक, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो सलाइन लेग्जेटिव्स ये दूसरे क्लास हैं। और जो तीसरा क्लास ऑफ ड्रग है वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, PEG पैग कहते हैं इसको, PEG पैग, ये दूसरा वाला पैग है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अच्छा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल भी वैसे है, ये भी पानी को खींचेगा बिकॉज ये एब्जॉर्ब नहीं होता। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, दैट इज एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिपेशन। सो IBS का मतलब है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इसके साथ जो कॉन्स्टिपेशन होता है वहाँ पे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल को सबसे पहले यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, ये हमारा एक क्लास हमने डिस्कस किया, हालांकि नंबर कौन सा था मैं भूल गया, यहाँ पे जो नंबर है ये यहाँ पे हमारा ऑस्मोटिक लेग्जेटिव चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे ऑस्मोटिक लेग्जेटिव हमने डिस्कस किया, नॉन डाइजेस्टेबल शुगर, सलाइन लेग्जेटिव्स और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब है पांचवे की बारी। जो पांचवा क्लास है इन्हें हम कहते हैं स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स। ये हमारे स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स। और दोस्तों, जो स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स हैं, यहाँ पे दो क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। एक है डोकुसेट सोडियम और डोकुसेट कैल्शियम। तो ये जो डोकुसेट सोडियम है और डोकुसेट कैल्शियम है, ये असल में है क्या, ये सर्फेक्टेंट्स हैं। सर्फेक्टेंट्स हैं और ये करते क्या है, दे डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल। तो स्टूल अगर बहुत कड़ा स्टूल है तो उसके सरफेस टेंशन को कम करेंगे, और जिसकी वजह से दे ब्रेक द स्टूल। तो स्टूल जो है कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा और उसके अंदर पानी चला जाएगा, फिर स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। इनको आप ओरल रूट से लेते हैं विथ अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, एक नर्स और जिसकी वजह से डोकुसेट कैल्शियम सर्फेक्टेंट्स हैं और ये करते क्या है, दे डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल। तो स्टूल अगर बहुत कड़ा स्टूल है तो उसके सरफेस टेंशन को कम करेंगे, और जिसकी वजह से दे ब्रेक द स्टूल। तो स्टूल जो है कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा और उसके अंदर पानी चला जाएगा, फिर स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। इनको आप ओरल रूट से लेते हैं विथ अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, एक नर्स होने के नाते कि जब भी आप ये ड्रग आप देंगे तो पेशेंट को आपको कहना है कि इसको एक ग्लास पानी भर के लेंगे इस ड्रग के साथ, राइट, ताकि पानी भी रहे इंटेस्टाइन में, ताकि वो स्टूल को सॉफ्ट बना सके। दूसरा जो ड्रग है स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट में, वो है आपका मिनरल ऑयल्स। देखो, मिनरल ऑयल्स आज की डेट पे बहुत लेस कॉमनली यूज़ होता है। एंड मिनरल ऑयल करते क्या हैं, जब भी आप मिनरल ऑयल लेंगे तो स्टूल में क्रैक के थ्रू वो अंदर को जाएंगे और स्टूल को जो है सॉफ्ट बनाएंगे, प्लस बाहर भी वो ग्रीसी बना देंगे, राइट। पर मिनरल ऑयल्स आज की डेट पे दीज आर लेस कॉमनली यूज्ड बिकॉज इनका एक साइड इफेक्ट है, दे कैन कॉज एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस। इनका जो साइड इफेक्ट है दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, और इसकी वजह से ये कम यूज़ करते हैं, राइट। सो दोस्तों, ये पांचवा क्लास हमने देखा जिसे हम कहते हैं स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स। तो अभी तक जो ड्रग्स मैंने आपको लेग्जेटिव्स में बताई वो पुराने ड्रग्स हैं। अब मैं एक लास्ट क्लास बताऊंगा जो कि नया क्लास ऑफ ड्रग है, एंड दीज आर कॉल्ड एज क्लोराइड सेक्रेटरी एजेंट्स। मतलब ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं, क्लोराइड को बाहर लेके जाएंगे आपके इंटेस्टाइन में, पानी भी बाहर जाएगा और स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ड्रग है लुबिप्रोस्टोन। तो लुबिप्रोस्टोन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट स्टिमुलेट्स टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स।
सो लुबिप्रोस्टोन करता क्या है, टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा, कहाँ पे, आपके इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से क्लोराइड का सिक्रेशन बढ़ेगा और पानी, भाई जहाँ क्लोराइड जाएगा उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, तो इस तरह से पानी ज़्यादा जाएगा तो अब ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट आ जाएगा। यूज़ मैं दोनों क्लास का बाद में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। बी, लीनाक्लोटाइड और प्लेकानाटाइड। सो लीनाक्लोटाइड या प्लेकानाटाइड ये कैसे काम करता है, इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग ग्वानिलेट साइक्लेस। ये ग्वानिलेट साइक्लेस क्या बढ़ाएगा, ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, ग्वानिलेट साइक्लेस साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है और साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेट करता है सीएफटीआर को, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, और इसकी वजह से सीएफटीआर पंप क्या करेगा, क्लोराइड की और वाटर की सिक्रेशन को बढ़ाएगा और इसकी वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों ड्रग्स मैंने बताए, लुबिप्रोस्टोन और ये ग्वानिलेट साइक्लेस क्या बढ़ाएगा, इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग ग्वानिलेट साइक्लेस। ये ग्वानिलेट साइक्लेस क्या बढ़ाएगा, ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, ग्वानिलेट साइक्लेस साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है और साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेट करता है सीएफटीआर को, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, और इसकी वजह से सीएफटीआर पंप क्या करेगा, क्लोराइड की और वाटर की सिक्रेशन को बढ़ाएगा और इसकी वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों ड्रग्स मैंने बताए, लुबिप्रोस्टोन और ये जो ड्रग्स हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं, these are associated for these are used for treatment of IBS associated with constipation, these are used for treatment of irritable bowel syndrome associated। तो ये नए ड्रग्स हैं, इन पे सवाल आपको आ सकता है, राइट, एम्स में, जिपमर में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स थे ये थे, these are drugs for treatment of constipation जिन्हें हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। एक लास्ट क्लास ऑफ ड्रग देख लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स, राइट। तो ये छोटा सा टॉपिक है एंटी डायरियल ड्रग्स जो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर लिया है। तो डायरिया में कौन से ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए, नंबर 1, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया वी कैन यूज़ ओपियोइड्स। तो ये CNS में भी बताया था मैंने आपको, हम ओपियोइड्स यूज़ कर सकते हैं और ओपियोइड्स में ड्रग्स हैं जैसे कि लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, डाइफिनॉक्सिन। तो ये जो ड्रग्स हैं, लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, डाइफिनॉक्सिन, these are used for treatment of नॉन सिक्रेटरी डायरिया। देखो, जब भी डायरिया होता है उसके दो कारण हो सकते हैं। सपोज ये मेरा इंटेस्टीन है, राइट, सपोज मेरा इंटेस्टीन का मैंने जस्ट एग्जांपल बनाया, तो डायरिया होने के दो कारण हैं। एक तो या तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी वजह से डायरिया होगा, या तो यहाँ पे बहुत सारा सिक्रेशन बढ़ जाए वाटर का, तो उसकी वजह से डायरिया होगा, तो इसे हम कहेंगे सिक्रेटरी डायरिया। तो जब नॉन सिक्रेटरी डायरिया कहता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। तो नॉन सिक्रेटरी डायरिया का मतलब यहाँ पे इंटेस्टीन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो याद रखिएगा, IBS के साथ जो डायरिया होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो लोपेरामाइड है। तो ओपियोइड्स यूज़ करते हैं IBS विद डायरिया। सो याद रखिएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ को डायरिया होता है, दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स के अलावा और कौन से ड्रग यूज़ होते हैं। देखिए, एक और ड्रग है 5-HT3 एंटागोनिस्ट और उस ड्रग का नाम है एलोसेट्रॉन। एलोसेट्रॉन, तो ये ओंडानसेट्रॉन के जैसा ही ड्रग है पर ये एंटीमेटिक नहीं है। एलोसेट्रॉन इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ IBS एसोसिएटेड विद डायरिया इन फीमेल्स। तो ये फीमेल्स के लिए ही सिर्फ अप्रूव किया गया है। डायरिया में कुछ और ड्रग्स देखते हैं। डायरिया में ड्रग्स यूज़ होते हैं जैसे कि बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस भी यूज़ होते हैं। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस जैसे कि कोलेस्टेरामाइन और कोलेसेवलम। तो ये जो ड्रग्स हैं, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस, कोलेस्टेरामाइन, कोलेसेवलम, ये कहाँ यूज़ होते हैं, दीज आर यूज इन बिलियरी डायरिया। दीज आर यूज इन बिलियरी डायरिया। तो बाइल की वजह से जो डायरिया होगा
वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, वो बाइंड कर जाएंगे बाइल को, उसको बाहर निकाल के ले जाएंगे। चौथा ऑक्ट्रियोटाइड। तो ऑक्ट्रियोटाइड ये पढ़ा हम लोगों ने एंडोक्रिनोलॉजी में कि ये है क्या, ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। और ये कहाँ यूज़ होता है, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिक्रेटरी डायरिया। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, नॉन सिक्रेटरी डायरिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस लोपेरामाइड है, सिक्रेटरी डायरिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, सिक्रेटरी डायरिया। तो ये सिक्रेटरी डायरिया होता कहाँ है, दिस इज सीन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैनक्रियाटिक और जीआईटी कैंसर में होता है, एचआईवी में हो सकता है, डायबिटीज़ में हो सकता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स में आपको सिक्रेटरी डायरिया देखने को मिल सकता है। उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, ऑक्ट्रियोटाइड। अच्छा, डायरिया में कई बार अपने को एंटीबायोटिक भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो नंबर 5, कई बार हमें डायरिया में एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करना पड़ सकता है। और एंटीबायोटिक्स देर आर फ्रिक्वेंटली यूज इन ट्रैवलर्स डायरिया। तो ट्रैवलर्स डायरिया में याद रखिएगा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है रिफाक्सिमिन। तो 2 ड्रग्स हैं जो आपने याद रखने हैं एंटीबायोटिक्स में जो कि ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ होते हैं, एक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक है रिफाक्सिमिन। तो दोस्तों इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया लेग्जेटिव्स या पर्गेटिव्स जो कहाँ यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन वाले ड्रग्स हमने डिस्कस किया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हमने देखा जो कि कम इंपॉर्टेंट है, वो ड्रग्स जो कहाँ यूज़ होते हैं, डायरिया में। और इसी के साथ हमारा GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट खत्म होता है।